साथियों साथियों जिस मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं वो है बहुजन समाज का गुस्सा। आखिर बहुजन समाज का गुस्सा जिस तरीके से फूटा है, उस गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना होगा और ये गुस्सा आखिर शांत क्यों नहीं हो रहा। ये सोचना होगा कि इस गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना होगा। सरकार को क्या करना चाहिए था जो सरकार शायद नहीं कर पा रही है। कारण समझ लीजिए। ये सारी बात पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। वो तस्वीर मैं इसलिए दिखाऊंगा कि इस तस्वीर से जुड़ी हुई ये सारी कहानी है। अगर आप तब तक हमारे फेसबुक लाइव के साथ जुड़ जाइए ताकि हम आपको ये समस्या का समाधान बता सकें कि इस समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा। तो पहले आप ये सुन लीजिए कि ये तस्वीर जो मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्वीर को एक बार देखिए। पहली नजर में देख करके आपको क्या लग रहा है कि ये तस्वीर किसकी होगी? पहचानिए इस तस्वीर को। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तस्वीर जो है ये साईं बाबा की है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तस्वीर है संत गाडगे जी बाबा की। और संत गाडगे जी बाबा कौन थे, इनके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? बहुजन समाज के कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमें देख रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के कितने लोग संत गाडगे जी बाबा को जानते हैं, ये बताइए। और संत गाडगे जी महाराज क्या कहते थे, पहले ये सुन लीजिए। इसके बाद बहुजनों के गुस्से पर बात करेंगे। देश के लोगों का जो गुस्सा है इस वक्त, जो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का, उस पर बात करेंगे। उससे पहले संत गाडगे जी बाबा के बारे में जान लेते हैं कि संत गाडगे जी क्या कह रहे थे। आज संत गाडगे जी जो हैं बाबा, उनकी आज पुण्यतिथि है 2024 20 दिसंबर 2024 को उनकी आज पुण्यतिथि है। 23 फरवरी 1876 में वो इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे, और 20 दिसंबर 1956 में उनकी उस दुनिया को छोड़ गए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। और संत गाडगे जी महाराज का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं उनके साथ जुड़ती हुई एक कोटेशन जो है, जो इस फोटो के साथ है, ये दलित दस्तक ने फोटो छापी है। उनके फेसबुक पेज से ये फोटो हमने ली। उन्होंने क्या लिखा? संत गाडगे जी कहते थे, यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो भी बेच करके शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी रख करके खाना खा सकते हो, पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। क्या कहा था ये संत गाडगे जी ने? कि आप अगर खाने की थाली को बेच दें तो चिंता मत करें, आप हाथ पर रोटी रख करके खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आपका जीवन जो है वो व्यर्थ है। उसके बिना आपका जीवन अधूरा है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने क्यों कहा? एक तो संत गाडगे जी की आज जो है वो पुण्यतिथि है। ये फोटो इसलिए मैंने आपको दिखाया, दोबारा से फोटो दिखा रहा हूं उनका। और दूसरी बात ये कि बहुजनों के गुस्से का जो मैंने कैप्शन में लिखा है कि बहुजन समाज का गुस्सा थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा, तो वजह है देश के गृह मंत्री अमित शाह। जो उनकी स्टेटमेंट है उसके बाद जो हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन अब गुस्सा फूट चुका है बहुजन समाज का। दो चीजों पर चर्चा करेंगे। एक कि बहुजन समाज जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर ठीक कर रहा है तो इसका असर क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को किसी तरीके से अमित शाह पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि बहुजन समाज को ये करने की नौबत क्यों है, नौबत क्यों आन पड़ी, उन्हें ये क्यों करना पड़ रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहे, अपने इस मसले को हल क्यों नहीं कर पा रहे। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अगर ऐसा कहा है तो ये यहाँ पर बहुजन समाज की क्या भूल रही होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज के किन लोगों ने कहां कहां पर प्रोटेस्ट किए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। पहला प्रदर्शन जो है वो मढ़ विधानसभा में हुआ है। आजाद समाज पार्टी के सीनियर नेता हैं सोमनाथ, उन्होंने किया है और उनके समर्थकों ने। दूसरा, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने रामगढ़ में प्रदर्शन किया है, विरोध किया है अमित शाह जी का, और उन्होंने कहा है कि अमित शाह को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। और तीसरा जो प्रोटेस्ट हुआ है वो हुआ है कठुआ में। वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ है वो अंबेडकर सेना मूल निवासी ने किया है, और उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला चौक में चढ़ाया है और ये कहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी होगी। मैं
आपको साथ के साथ कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं कि देश के लोगों का जब गुस्सा फूटता है, बहुजन समाज पहले तो बोलता नहीं है, जब बोलता है तो फिर किस तरीके से बोलता है, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए। अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का पुतला इन लोगों ने बनाया था और उसे आग के हवाले किया। इस पुतले को उन लोगों ने जूते मारे और देश के गृह मंत्री को चेतावनी दी कि वो माफी मांगे, अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने बाबा साहेब के बारे में ये कहकर के बहुत बड़ी गलती की है, ये कहा है। अंबेडकर सेना मूल निवासी और उनके साथ एक दो संगठन और थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। पहले मैं सुनाता हूं इन लोगों ने क्या कहा, नारेबाजी सुनिए। अंबेडकर सेना मूल निवासी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन लोगों ने पुतले को आग लगा दी और बाबा साहब दे ये सुनिए। पुतले फूको, उन्हें लैटर लिखो, अपने समाज के अंदर बैठो। जिस संविधान ने तुझे कानून दिते, तुझे नौकरी दी, अज तुझे बीजेपी दे चापलूसी करा करते हो उनकी पार्टी के अंदर। तुझे बाबा साहब के जेडे संविधान की भुली चुके हो और बाबा साहब के उपर जरा प्रहार जी RRS बीजेपी और अमित शाह की जुबान के पिछले निकले बाबा साहब के प्रति असं पूर्ण निंदा करने और पूरे समाज के अंदर की जैसी रोष है। ये सरकार क्या करा करती है, ऐसे बयान क्यों दिया करती है? क्योंकि ये 400 पार नहीं हो पाया इनके को। मैं संविधान बदलने की पूरी कोशिश की थी क्योंकि ना 400 पार नहीं हो पाया, इस करिए और पूरे समाज के अंदर इन्हें हिंदू मुसलमान करिए हर एक जाति के अंदर इस RSS ने बीजेपी ने पूरे समाज की पूरे देश की बनी चुका। जन जागृति मंच जिन्हें भी समाजी संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ऑल पार्टी पोलिटिकल पार्टी है, चाहे बीजेपी के अंदर SC मोर्चे के जो लोग बैठे हैं, अस उन्हें दलाली की आका करने और रोड पर आओ और बीजेपी RSS का पुरजोर विरोध करो क्योंकि ये समाज के अंदर हक हकूक चाहे किसी भी समाज किसी भी वर्ग की ओर से उसी हक हकूक दिलाने वास्ते सारे को बड़ा योगदान सारे बाबा साहब BR अम्बेडकर का है। तो आपने सुना कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कठुआ में, अंबेडकर सेना मूल निवासी जो संगठन है उनके साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने खुलेआम कहा है कि भाजपा के अंदर जो SC ST OBC समाज के लोग बैठे हैं वो लोग खामोश क्यों हैं। और जो इन्होंने कहा वो शब्द मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर कहा और एक चीज कही कि भाजपा 400 पार की जो बात कर रही थी, अगर वो हो जाती तो उनका मकसद सीधा था कि वो भारतीय संविधान को बदलना चाहते थे। तो जिसके बाद ये गुस्सा लोगों का फूटा है। अब दो चीजें मैंने आपसे पहले कही। एक चीज कि ये जो लोग बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनके प्रदर्शन का देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कोई असर होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज, इन लोगों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, आखिर इनकी मजबूरी क्या है और ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रदर्शन करने के लिए इन लोगों को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है और ये लोग चौक चौराहों में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि आप पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध जो है वो दर्शा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज, बहुजन समाज के लोग ये चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज 85% है भारत में, बाकी 15% दूसरे समाज को वो गिनते हैं जो खुद को जनरल कैटेगरी के मानते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि बहुजन समाज की इतनी संख्या होने के बावजूद इन लोगों की सरकार क्यों नहीं बन पाई, बहुजन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया देश का। और बहुजन जो दल है भारत में, एक राजनीतिक पार्टी है BSP या फिर जो और बहुजन राजनीतिक दल हैं, उनके लोग देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना पाए। ये कारण है कि आज ये सड़कों पर हैं। शायद इनका देश का प्रधानमंत्री होता बहुजन समाज का तो ये हालात ना होते। और दूसरा कारण,
अब ये जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन का बेनिफिट आखिर किसे मिलेगा? बहुजन समाज ये नहीं जानता। वो उनके दिल पर जो आघात हुआ है, बाबा साहेब के साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसका बेनिफिट आखिर किसे होगा? क्या किसी बहुजन राजनीतिक दल को बेनिफिट होगा या फिर इसका बेनिफिट कांग्रेस को होगा? ये सोचिए, 2 मिनट के लिए सोचिए कि इसका बेनिफिट आखिर किसको होने वाला है। क्या इसका कोई किसी तरीके से भी कोई बेनिफिट जो है वो बहुजन समाज के किसी राजनीतिक दल को हो पाएगा? गुस्सा हर चीज का हल नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ गुस्सा करने से ये सब कुछ हल हो जाएगा या राजनीति में मजबूत होने की जरूरत थी? तो ये कुछ कारण हैं जो मेरी समझ में आए, मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया। और दूसरी एक तस्वीर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। एडवोकेट महमूद पराचा जो हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, वो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, बड़े निडर वकील हैं। वो स्वार्थी वकील नहीं है, लालची नहीं है। उनकी पहले ये बात सुन लीजिए, मैं अगर आपको उनकी बात सुना पाऊं तो ये सुनिए। महमूद पराचा जो एडवोकेट है, उन्होंने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई है देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। सुनिए 1 मिनट के लिए। एसएचओ साहब, पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कई जगहों पे हुई होगी, बीजेपी के दफ्तर में भी हुई होगी और हुई है, और अमित शाह जी के घर पे तो हुई होगी। इसलिए साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में हमने ये डीसीपी न्यू दिल्ली और सीपी साहब और कमिश्नर दिल्ली पुलिस को इसकी कॉपी भेज दी गई है। देखना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले, उसकी इज्जत करने वाले, कानून के रखवाले कोई पुलिस ऑफिसर देश में, दिल्ली पुलिस में मौजूद हैं या नहीं है। धारा 18A साफ तौर पे कहती है कि तुरंत एडवोकेट महमूद दर्ज होनी चाहिए। एसीपी साहब को इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होकर अगले 2 महीने में इसकी सजा या जो भी मुकदमा खत्म हो जाना चाहिए। ये SC/ST एक्ट कहता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, अमित शाह जी तो हैं पुलिस के इंचार्ज, वो ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन हम भी अम्बेडकरवादी हैं और हम ऐसा करके रहेंगे, क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है, ये भारत का कानून कहता है। देखिए, हमने मुश्किल से मुश्किल केसों में इसी हमारे बाबा साहब के संविधान को इस्तेमाल करके, यूज करके, आज जब सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तब भी हम रिजल्ट ला ही रहे ना। चाहे वो चुनाव में चोरी की मशीनों का हो, चाहे कोई भी केस हो, मुश्किल से मुश्किल केस अम्बेडकरवादी जीतते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो सच्चे अम्बेडकरवादी हों और ईमानदारी से बिना डरे काम करे जाएं। वो हम करेंगे और इस केस में भी हम वादा करते हैं। ये हमारे सबके आत्मसम्मान की बात है। बाबा साहब हमारे सर का ताज है सब। सर, अमित शाह जी ने अगर माफी मांग ली तो फिर तो मामला शांत खत्म? नहीं, खत्म कैसे? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो होगी ना। माफी मांगने से हम कौन होते हैं देने वाले? भारत का संविधान उन्हें माफ करेगा, कानून माफ करेगा तो होगा। बाकी तो वो अपनी इंटेंशन दिखाएंगे ना कि क्या उनके मन में सच में बेइज्जती करना था या नहीं था। ये उनके था, ये तो साफ नजर आ रहा है। अगर वो इस्तीफा देते हैं, पद से इस्तीफा देते हैं, माफी मांगते हैं, बिल्कुल साफ तौर पे माफी, कि मेरे मन में ही मनुवाद घुसा हुआ है, इसलिए मैंने कहा। तो कह रहे हैं एडिट करके वीडियो चलाया जा रहा है। हाँ, तो ये कोई बाकी लोग नहीं है ना, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये सब जो ये एडिट करने की बात हो रही है, ये इनके खिलाफ जाएगी, अदालत में खिलाफ जाएगी। मैंने अभी जंतर मंतर पे भी बोला था, ये जो इल्जाम दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं ना, वो हम पे लगाएं, इस एफआईआर पे लगाएं ना, हम जवाब देंगे उनको कानूनी। और एक और मुकदमा ये बोलें सिर्फ कि हमने एडिट करके ये कंप्लेंट कराई है, सिर्फ बोल दें हमारे बारे में, नाम लेके बोल दें, हम एक और मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो भी झूठ होगा। और जो पहले बोला वो बेइज्जती थी, और अब बोला है जो वो झूठ है। तो सर, आपने जो एफआईआर दर्ज करने की बात की, जो आपने शिकायत की है, जो आपने जो मेल भेज दिया है, तो एडवोकेट महमूद पराचा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अमित शाह को उन्होंने ये कहा है कि अगर आप एक बार कहिए कि ये एफआईआर जो है झूठी है, या जो वीडियो क्लिप था वो एडिट है, कुछ कहिए तो सही, एक और एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। तो इससे भला यही है कि अमित शाह जो है वो अपनी गलती मान लें, अगर उन्होंने ऐसा किया है, अगर उनकी भावना यही थी कि बाबा साहेब को
के नाम को की आड़ लेकर के वो बहुजनों की भावनाओं को आहत करना चाहती थी। यही भावना थी, तो ये सिरा जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन दो चीजें सोचिए कि भारत के कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। ये बात नोट करने वाली है। ये है एडवोकेट महमूद पराचा, जिन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, और दिल्ली में इन्होंने एफआईआर अमित शाह के खिलाफ दर्ज करवाई है। भारत के और कितने राज्यों में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सड़क पर प्रदर्शन करना, रोड ब्लॉक कर देना, ये एक जगह तक, एक समय तक ठीक है, आप अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई ये करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आज गाडगे जी महाराज की पुण्यतिथि है, और गाडगे जी महाराज क्या कह रहे थे? उन्होंने साफ कहा था कि यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रख करके खा लो, लेकिन शिक्षा प्राप्त करो। अगर जिस समाज के पास, जिनके पास शिक्षा नहीं होती है, तो शिक्षा के बिना उनकी जिंदगी अधूरी रहती है। तो ये कारण रहा कि बहुजन समाज के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि कानून उनके पास है, वो कानून का सहारा लेकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते थे, जैसे एडवोकेट महमूद पराचा ने करवाई है। और एडवोकेट महमूद पराचा के साथ साथ देश के कई वकील, दर्जनों वकील जो हैं, वो बाबा साहेब के इस अपमान की बाद सड़कों पर उतर आए हैं, और वो बड़ी जल्दी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि बहुजन समाज को सत्ता में आने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। अगर वो लोग एक मंच पर नहीं आते तो हालात ऐसे ही रहेंगे। बहुजन समाज के लोग एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं, एक बार भाजपा को दे देते हैं, और ये दो राजनीतिक दल पूरे भारत में सत्ता पर काबिज हैं। कल ही मैंने एक इंटरव्यू किया है, प्रदर्शन था आजाद समाज पार्टी के जम्मू JKUT के जो प्रधान थे एडवोकेट रजत रमित, उनसे मैंने पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, अगर वो लागू हो जाता है तो नुकसान क्या है? तो उन्होंने कहा है कि छोटे मोटे दल जो हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाएगा। वो लोग नेशनल लेवल पर इतने सक्षम नहीं है कि इलेक्शन करवा पाए। जब ये इलेक्शन होगी, वन नेशन वन इलेक्शन की जो इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों चाहते हैं मेरे ख्याल से कि ऐसा हो जाए। हालांकि कांग्रेस विरोध करने का ढोंग जरूर कर रही है, लेकिन वो भी क्योंकि दो ही पार्टियां हैं जो पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन एक साथ अगर होती है तो करवा पाएंगी, उनकी पार्टियां उसमें भाग ले पाएंगी। छोटे मोटे दल खत्म हो जाएंगे। अगर वो खत्म होते हैं तो फिर दो दल बचे, तो यही दो दल राज करेंगे। और इन दोनों दलों के जो मुखिया हैं, उन मुखियाओं ने इतिहास में क्या किया है और फ्यूचर में वो क्या कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आप लोगों को क्या सोचना है, आप लोगों को सोचना कैसे है, करना कैसे, और बहुजन राजनीति को मजबूत कैसे करना है। अगर बहुजन राजनीति मजबूत नहीं होती तो कल को अगर संविधान बदल दिया जाता है, कोई ए पार्टी बदले या बी पार्टी बदले, अगर संविधान बदलता है 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट होने जा रही हैं, और कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो इसी तरीके से सिर्फ भारतीय संविधान का एक कवर रह जाएगा। ऊपर कवर जो है वो भारतीय संविधान का रहेगा, लेकिन अंदर से सब कुछ बदला जा चुका होगा। ऐसी बातें कई बार हुई हैं। और एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी से जब मैंने एक इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अंदर से संविधान को बदला जा रहा है, उस तरीके से कवर पेज जो है वो रहेगा भारतीय संविधान का, और अंदर से सब बदल चुका होगा। तो ऐसा हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 75 साल में 75 बार, 55 साल मतलब उनका वो सत्ता में रहे हैं, और इस बीच में उन्होंने 75 अमेंडमेंट्स किए थे। तो अब तो 129 के लगभग अमेंडमेंट्स होने वाले हैं, और लगातार अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर 75 उन्होंने किए तो बाकी किसने किए? तो इन दोनों की जो रेस है वो मेरे ख्याल से ये है कि देश के संविधान को जितनी जल्दी हो सके उसे बदल दिया जाए, क्योंकि ऐसी चीजें कही जा रही हैं। एक स्टेटमेंट और थी जिसमें ये साफ कहा गया था कि भाजपा अगर 400 पार होती है, सीटें उनको मिलती हैं, तो वो भारतीय संविधान को बदल देंगे। ऐसी बड़ी सारी बातें हुई थी इलेक्शन के दौरान, ऐसे स्टेटमेंट सामने आए थे।
और अब बहुजन समाज को क्या सोचना होगा, देश के उन लोगों को क्या सोचना होगा जो संविधान को मानते हैं, वो किसी भी जाति से हैं, धर्म से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि भारतीय संविधान को कौन कौन मानता है। और भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है पूरी दुनिया का जो हर एक व्यक्ति को बराबर के अधिकार देता है। तो बहरहाल आज की इस डिस्कस में हम लोगों ने ये डिस्कस इसलिए आप सबसे की कि भारतीय संविधान को लेकर के जो चर्चा हो रही है, बाबा साहेब के नाम को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका फायदा आखिर कौन लेना चाहता है? क्या बहुजन राजनीति को इसका फायदा मिलेगा? क्या बहुजन समाज की कोई राजनीतिक पार्टी देश में अपना प्रधानमंत्री बना पाएगी? ये सवाल है। या फिर सिर्फ प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे? क्या प्रदर्शन करने से कोई फायदा होगा? कांग्रेस बाबा साहेब को कितना मानती है ये सब आप जानते हैं। सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब का फोटो किसने नहीं लगने का प्रयास किया था कि ना लगे वहां पर फोटो, ये भी आप जानते हैं। कांग्रेस के कौन से नेता थे? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, अगर आपको पता होगा तो भाजपा को अगर आप कोस रहे हैं तो कांग्रेस के भी हक में आप बात नहीं कर सकते। तो किसी के हाथ की कठपुतली मत बनिए। किसी ने अगर इस मुद्दे को उछाला है, किसी ने अगर इस मुद्दे को लेकर के राजनीति करनी चाहिए है, तो उस राजनीति का हिस्सा बहुजन समाज के लोग ना ही बने तो ठीक है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहा है तो आप लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप लोगों के पास इख्तियार हैं। लेकिन इस तरीके से आप अगर किसी की राजनीति के मंसूबों में फंस जाते हैं या उनके मंसूबे जो हैं उनका अगर आप कठपुतली बन जाते हैं तो वो लोग उसका फायदा जैसे 75 साल लेते रहे हैं वैसे ही लेते रहेंगे। इससे भी बचना होगा और आप प्रदर्शन करिए, आपका हक है। बाबा साहेब रहबर हैं पूरे बहुजन समाज के और भारत की हर किसी धर्म और जाति की नारी के। और बाबा साहेब ने किसी भी धर्म और जाति की नारी को कभी भी ये कह करके उसका हक नहीं मारा कि ये किसी और जाति की या धर्म की है। बाबा साहेब ने देश की हर एक औरत को उनके हक दिए। बाबा साहेब ने जो खुद को जनरल कैटेगरी कहते हैं, हालांकि सारे मानव हैं, लेकिन उन लोगों को भी पूरे हक दिए, किसी को भी नुकसान नहीं किया है। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सब लोगों को बराबर के अधिकार दिए। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो लोग भी ये खुलकर के आगे सामने कहिए कि ईडब्ल्यूएस का फायदा वो नहीं ले रहे, उन्हें भी ईडब्ल्यूएस मिला। तो ये कैसे मिला? ये भारतीय संविधान की बदौलत है। तो भारतीय संविधान के हक में आप सभी खड़े रहिए, क्योंकि भारतीय संविधान किसी एक जाति या धर्म का नहीं है। भारतीय संविधान पूरे भारत के लोगों का है। वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, वो सबके लिए काम करता है। और वो जिस तरीके से काम करता है वही एक तरीका है जिस तरीके से भारत गुलदस्ते की तरह बना हुआ है। अन्यथा 1947 के पहले की भारत की तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से भारत के ऊपर आक्रमण हुए हैं, किस तरीके से भारत को नुकसान हुआ है। और जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लागू करवाया, उसके बाद बताइए किसी की हिम्मत है क्या भारत की ओर आंख उठा करके देखते? तो इस चीज को आपको मानना होगा, इस चीज को आपको समझना होगा। सारे भारतवासियों को एक मंच पर आना होगा और भारतीय संविधान को बचाने की इस लड़ाई में शामिल होना होगा संवैधानिक तरीके से। गैर संवैधानिक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज को याद रखिए आप सब कि अगर भारतीय संविधान को बदला जाता है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ नुकसान होंगे और भारत के मूल निवासियों के लिए क्या नुकसान होंगे। वहीं पर भारत की और भी ऐसी जातियां जो खुद को जनरल कैटेगरी में गिनती हैं लेकिन वो है नहीं, उन्हें भी कितना नुकसान होगा, वो भी इस चीज को जरा सोच लें। भारतीय संविधान को बचाना कितना जरूरी है ये आप सबको सोचना होगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। और अगर यही खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करिए। बड़ी मेहनत करके हम आप तक खबरें पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आप लोगों का लाइक और आप लोगों का जो शेयर होता है वो हमारी इस खबर को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जो भारतीय संविधान को मानते हैं, जो भारत देश को प्यार करते हैं, उन लोगों तक ये खबर पहुंचाने का आप लोगों का एक शेयर और लाइक और कमेंट जो है वो काम करता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किया करें और हमारी खबरों को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।